नमस्कार। देखो, कक्षा 9th के अंदर एक टॉपिक है गति के नियम। इसके अंतर्गत न्यूटन की गति के नियम पढ़ेंगे अपन। ठीक है। गति के नियम, न्यूटन की गति के नियम है वो 3 प्रकार के। ठीक है। पहला नियम है, 3 प्रकार के नियम है, तीनों को ध्यान में रखना, अर्धवार्षिक में सवाल आता है। ठीक है। तो पहला नियम है, उसको अपन बोलते हैं गति का प्रथम नियम। ठीक है। यह है गति का प्रथम नियम। अब प्रथम नियम है, इसी का दूसरा नाम है जड़त्व का नियम। पहले नियम का अन्य नाम क्या है? जड़त्व का नियम। ठीक है। तो देखना है कि ये क्या है। तो प्रथम नियम के अनुसार क्या कह सकते हैं अपन, देखो जैसे इसको ऐसे इस प्रकार से लिख सकते, यदि कोई वस्तु सरल भाषा में इस प्रकार से लिखना है, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील रहना चाहती हैं तथा विरामावस्था में है तो विरामावस्था में है तो वह विराम रहना चाहती है, विराम रहना चाहती। इसको किस प्रकार से रटना नहीं है, देखो कि इसमें आपको देखना है कि कोई वस्तु है, जैसे ये ढक्कन पड़ा है, अगर ये विराम अवस्था में है तो विराम ही रहना चाहेगा, अगर ये चलता हुआ है तो चलता हुआ ही रहना चाहेगा। ठीक है। कारण क्या है? कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है, तथा यदि विरामावस्था में है तो विराम अवस्था में रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे। अर्थात कि कोई वस्तु है, विराम अवस्था में पड़ी हुई है तो हमेशा से वो विराम अवस्था में रहेगी। ठीक है। कई सालों तक, कई युगों तक वो ऐसे ही रहेगी, क्योंकि नियम है। तो विराम अवस्था में है तो विराम ही रहना चाहिए जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करेगा। ये पेन है, जैसे ये विराम अवस्था में है, तो जब तक इसको अपन किसी बल से या अपने हाथ से या किसी अन्य वस्तु से जब तक नहीं हटाएंगे तब तक वो अपने स्थान पर ही पड़ी रहेगी। इसी प्रकार जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी है वो विराम गतिशील अवस्था में, तो गतिशील अवस्था में रहना चाहती है। ठीक है। जब तक उस पर अपन ब्रेक लगाकर या त्वरण बढ़ाकर उसमें परिवर्तन नहीं करते तब तक वो अपनी एक समान गति की अवस्था में रहना चाहती है। कहने का तात्पर्य है, गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है, विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे। ठीक है। यह है गति का पहला नियम। दूसरे शब्दों में इसको क्या लिख सकते हैं अपन? दूसरे शब्दों में प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। कहने का तात्पर्य है कि अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती। गतिशील अवस्था में तो गतिशील रहना चाहेगी, विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहना चाहेगी। ठीक है। जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे, तो बल है वो कार्य करना चाहिए, कार्य नहीं करे। ठीक है। यहाँ पर ऐसे लिखना है, जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे। दूसरे शब्दों में प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है। तो अब
इसके जो उदाहरण है गति का प्रथम नियम है अपने दैनिक जीवन में अपन देखते हैं चारों तरफ, तो क्या क्या है देखो। जैसे यहाँ पर और लिखना है कि इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसका नियम कहेंगे? जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक वस्तु का वह गुण जो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करते हैं उसी को जड़त्व कहते हैं। इसलिए इसी नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम कहा जाता है। जड़त्व क्या है? जड़त्व एक वस्तु का गुण होता है, ठीक है। जैसे पेन पड़ी है तो पेन के पास में एक गुण है, वह गुण क्या करेगा? इसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगा। अब मैं इसको हटाना चाहूँगा तो ये परिवर्तन का विरोध करेगी, ठीक है। लेकिन इसका विरोध मेरे हटाने के बल से कम है, इसलिए मैं इसको हटा सकता हूँ। तो किसी भी वस्तु का वह गुण जो उसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है उस गुण को क्या कहा जाता है? जड़त्व कहा जाता है। इसलिए गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब देखो इसके उदाहरण क्या है। जैसे बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे लोग पीछे की ओर, पहले लोगों को पीछे की, इसमें बैठे लोगों को पीछे की ओर धक्का लगता है, धक्का लगता है। कैसे? देखो जैसे अपन बस में बैठे हैं आराम से, बस अचानक से चलना प्रारंभ कर दिए तो क्या होगा? बस तो है वो चलेगी, मतलब बस तो गतिशील अवस्था में आ जाएगी, लेकिन अपना शरीर है वो कौन सी अवस्था में था? विरामावस्था में था। तो जैसे बस गतिशील हुई, अपने शरीर ने विरामावस्था में थी, उसमें परिवर्तन हो रहा था गति के कारण, तो उसका विरोध कर दिया, इसलिए अपना शरीर है वो पीछे की ओर झुक जाता है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है कि बस अचानक चल रही है और अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए, तो ब्रेक लगाने पर क्या होगा? जिस प्रकार से बस की गति होती है उसके साथ साथ अपना शरीर भी गति करता है, मतलब दोनों गतिशील अवस्था में चलते हैं। लेकिन जैसे ही ब्रेक लगाया जाता है तो बस तो वो विरामावस्था में जाती है, लेकिन अपना शरीर है वो विरामावस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, इसलिए अपना शरीर वो आगे बढ़ता रहता है, इसलिए अपन है वो आगे की ओर झुक जाते हैं। इसका एक और अन्य उदाहरण है कि बस के ऊपर रखे सामान को बांधा जाता है, बस के ऊपर कोई सामान रखा है तो उसको क्या करेंगे? अपन बांध देंगे। क्यों बांधते हैं? क्योंकि अगर इसको नहीं बांधेंगे तो क्या होगा? जैसे बस से वो गतिशील होगी तो सामान भी उसी के साथ गतिशील रहेगा, लेकिन यदि बस ने रास्ते में कहीं ब्रेक लगा दिए तो क्या होगा? बस तो विराम अवस्था में जाएगी, लेकिन सामान है वो गतिशील रहना चाहेगा, इसलिए सामान है वो आगे की तरफ गिर जाता है। इसी प्रकार अगर रुक गई अचानक से चलना प्रारंभ करेगी तो सामान पीछे की ओर गिरेगा, ठीक है। तो इसीलिए वो सामान को बांधा जाता है, गति के प्रथम नियम लगता है यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार उदाहरण देखो, दरी को पीटने पर धूल के कण नीचे गिर जाते हैं, जैसे अपन क्या करेंगे? किसी दरी को पीटेंगे, ठीक है। जैसे ये मान लिया ये एक प्रकार से दरी है, इसको जैसे पीटेंगे तो क्या करेंगे? पीटेंगे तो दरी तो आ जाएगी गतिशील अवस्था में, लेकिन दरी के अंदर जो धूल के कण होंगे वो क्या होगा? वो विराम अवस्था में रहना चाहते हैं और अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करते हैं, इसलिए धूल के कण वो नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। दरी गतिशील हो जाती है, धूल के कण जड़त्व के कारण नीचे गिर जाते हैं। तो कौन सा जड़त्व? स्थिर अवस्था का जड़त्व। बस के अचानक चलने पर लोग पीछे की ओर धक्का लगता है लोगों को, तो वो भी स्थिर अवस्था का जड़त्व है। चलती हुई बस से वो ब्रेक लगाती है तो आगे की तरफ अपन झुक जाते हैं, तो वो गतिशील अवस्था का जड़त्व है, ठीक है। सामान को बांधा जाता है, गतिशील अवस्था का जड़त्व लगता है इसमें, तो ये जड़त्व का नियम हो गया, ठीक है। इस प्रकार से गति का प्रथम नियम हो गया। अब देखना है आगे दूसरा नियम है गति का
द्वितीय नियम। ये नियम क्या कहता है, इसकी परिभाषा ये है कि देखो किसी किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। कहने का मतलब है कि संवेग में परिवर्तन की दर है वो लगाए गए बल के समानुपाती, मतलब है जितना तेजी से संवेग में परिवर्तन होगा उतना ही बल ज़्यादा लगेगा, और जितना धीरे धीरे संवेग में परिवर्तन होगा उसमें बल है वो कम लगेगा। अब संवेग क्या होता है, देखो संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। अब कोई भी वस्तु है वो स्थिर अवस्था में पड़ी हुई है, कौन सी अवस्था में पड़ी हुई है, स्थिर अवस्था में। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में पड़ी हुई है इसका मतलब उसका वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यदि वेग शून्य है तो द्रव्यमान के साथ गुणा होगा तो संवेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। परीक्षा में ये भी आता है कि विराम अवस्था में पड़ी हुई वस्तु का या खड़ी हुई कोई कार है उसका संवेग कितना होगा, तो विराम अवस्था में संवेग कितना होता है, शून्य होता है। किसी वस्तु की यदि गति होती है उसमें कोई ना कोई वेग होता है तभी संवेग का मान होता है। संवेग को पी से दर्शाते हैं, पी बराबर एम वी, ठीक है, संवेग का सूत्र है ये। तो क्या है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। मतलब कोई वस्तु गति कर रही है तो इसमें गतिशील अवस्था का जड़त्व ही लगेगा। देखो कोई वस्तु गति कर रही है तो गति करेगी तो जितना ज़्यादा वेग होगा उतना ज़्यादा संवेग होगा, या फिर जितना बड़ा द्रव्यमान होगा उतना बड़ा संवेग होगा। संवेग द्रव्यमान के समानुपाती और वेग के भी समानुपाती होता है। तो संवेग में परिवर्तन की दर, अब संवेग गतिशील होगी तभी संवेग होगा, तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। अब संवेग में परिवर्तन करना है, जैसे लगातार कोई बस चल रही है, अचानक से सामने दीवार आ गई तो दीवार से अचानक से टकराएगी, और अचानक से टकराएगी तो संवेग में परिवर्तन वो तेजी से होगा। मतलब पी और एम वी ये तेज गति से चल रही है बस, तो अगर तेजी से टकराती है किसी दीवार से तो संवेग में परिवर्तन तेजी से लगेगा, तेजी से होगा, और तेजी से होगा तो क्या होगा, बल भी ज़्यादा लगेगा, और बल ज़्यादा लगेगा तो नुकसान भी ज़्यादा होगा। तो संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, ठीक है। आगे देखो, अब देखना, देखो संवेग में परिवर्तन की दर, तो P संवेग में परिवर्तन की दर P बटा T लिख सकते हैं अपन। दर का मतलब 100 लगाए गए बल के समानुपाती होती है। अब P को किससे दर्शा सकते हैं, P बराबर होता है एम वी, तो P की जगह पर लिख सकते हैं एम वी बटा T। समानुपाती का निशान हटाएंगे, ठीक है, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, या फिर K और एफ आ सकता है, ठीक है, निशान हटा दे। तो अब के है कोई अनुपातिक स्थिरांक है, इसका कोई अपन यहाँ पर के बराबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। पी बराबर बी, एम बार ले लिया, वी बटा टी बराबर एफ। ये क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, वेग बटा समय बराबर क्या होता है, त्वरण होता है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण। त्वरण को किससे दर्शाते हैं, वी बटा टी बराबर ए से दर्शाते हैं। तो एम ए बराबर एफ, ये आ गया सूत्र। गति के दूसरे नियम का सूत्र एफ बराबर एम है। परिभाषा क्या है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। जितना तेजी से परिवर्तन होगा उतना ही ज़्यादा बल लगेगा, जितना धीरे धीरे परिवर्तन होगा उतना कम बल लगेगा। जैसे आपने देखा होगा कि क्रिकेट का खिलाड़ी है वो क्या करता है, जैसे ही बॉल को कैच पकड़ता है तो ऐसे हाथों को पीछे की ओर करता है, ठीक है। तो हाथों को पीछे की, देखो इसमें वेग भी लग रहा है, समय भी लग रहा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा समय लगेगा, देखो समय उल्टा है, जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना कम बल लगेगा। तो संवेग में परिवर्तन की दर, जैसे किसी क्रिकेटर ने गेंद मारी, बैट्समैन ने गेंद मारी, बॉल को मारा है,
तो बॉल तेज गति से आगे जाएगी। अब तेज गति होगी बॉल में तो उसमें क्या हो जाएगा, पी बराबर क्या हो जाएगा, उसमें संवेग होगा, एमवी हो जाएगा। ठीक है। अब किसी खिलाड़ी ने कैच पकड़ लिया है तो कैच को पकड़ने के समय वो अपने हाथों को पीछे की ओर करता है। अब पीछे की ओर करेगा तो हाथों को यहाँ से यहाँ तक यानी पीछे तक आने में थोड़ा समय लगेगा, तो जितना ज़्यादा अगर समय लगेगा उतना कम लगेगा बल, और उसके हाथों में चोट है वो कम लगेगी। इसीलिए क्रिकेट का खिलाड़ी है वो कैच पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर करता है, जिससे संवेग में परिवर्तन है वो धीरे धीरे हो। तो धीरे धीरे होने पर बल का मान कम होगा, और बल का मान कम होने पर हाथों में चोट है वो कम लग सकती है। ठीक है। इसका दूसरा उपयोग देखो, पहला उपयोग तो देखो, क्रिकेट में गेंद कैच पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर करता है। इसका मतलब है कि गेंद जैसे पकड़ी तो हाथों को क्या करेगा, पीछे की ओर करेगा। दूसरा नियम, इसका उदाहरण क्या है गति के दूसरे नियम का, जैसे देखो आपने एक रेत के ढेर पर अगर छलांग लगाई है ऊपर से, ठीक है, और एक फर्श पर छलांग लगाई है, तो क्या होगा, रेत की ढेरी पर जैसे छलांग लगाते हैं तो अपने पैर है वो रेत के अंदर धंसते हैं, और रेत के अंदर धंसते तो धंसने में पैरों को रेत के अंदर धंसने में थोड़ा समय लगेगा, और समय जितना ज़्यादा लगेगा बल उतना कम लगेगा और अपने पैरों में चोट नहीं आएगी। लेकिन यदि आपने फर्श पर छलांग लगा दी है तो फर्श एकदम कैसा होता है, कठोर होता है, और जैसे छलांग लगाते हैं तो संवेग में परिवर्तन तेजी से होता है, और तेजी से होगा, समय कम लगेगा तो बल का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और जैसे बल का मान ज़्यादा हो जाता है तो आपके पैरों में चोट लग सकती है। ठीक है। अब तीसरा नियम देखो, क्रिया प्रतिक्रिया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, गति का तीसरा नियम है ये। न्यूटन की गति के नियम है। पहला नियम है जड़त्व का नियम, दूसरा नियम है ये संवेग संरक्षण का नियम है, दूसरा नियम। ठीक है। तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसकी जो लैंग्वेज है वो किस प्रकार से लिखनी है, किसी वस्तु की समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया, किसी वस्तु की या क्रिया की, किसी क्रिया की समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब है जितना बल है वो क्रिया करके लगाएगा उतनी ही प्रतिक्रिया होगी। जैसे घोड़ा गाड़ी है वो, जैसे घोड़ा है वो घोड़ा गाड़ी को खींच सकता है। इसमें क्या करता है, घोड़ा अपने पैरों से जमीन को पीछे की ओर धकेलता है। ठीक है। अब घोड़ा है वो जमीन को पीछे की तरफ धकेलेगा, क्रिया करेगा जमीन पर। इसके विपरीत जमीन है वो घोड़े पर प्रतिक्रिया करती है। चूंकि घोड़े का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान की तुलना में काफ़ी कम है, इसलिए पृथ्वी का बल है वो ज़्यादा लगेगा और घोड़ा वो आसानी से आगे की तरफ जा सकता है। ठीक है। इसका दूसरा नियम में देखो, पहला उदाहरण क्या देख सकते हैं, घोड़ा गाड़ी को खींच सकता है। कौन से नियम के कारण, गति के तृतीय नियम के कारण। अपन जैसे हम हैं वो जमीन पर चल सकते हैं, तो चलते हैं तो क्या करते हैं, अपने पैरों से जमीन को पीछे की तरफ धक्का लगाते हैं, पीछे की तरफ धक्का लगाते हैं यानी क्रिया करते हैं। जमीन क्या करती है, उसके विपरीत प्रतिक्रिया करती है और हम आगे की तरफ चल सकते हैं। ठीक है। इसका दूसरा नियम है, दूसरा नियम क्या बोलो, इसको उदाहरण बोल सकते हो कि गति का तृतीय नियम कहाँ पर काम आता है, रॉकेट प्रक्षेपण का सिद्धांत। इसका मतलब है जब रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो गति के तीसरे नियम का इसमें उपयोग किया जाता है। जैसे देखो, ये जैसे मान लिया रॉकेट है, ठीक है, ये रॉकेट है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो आपने देखा होगा रॉकेट के पीछे से ये क्या निकलता है, आग निकलती है। अब ये आग क्या करती है,
जमीन की ओर क्रिया कर दी है। क्या करती है? जमीन की तरफ क्रिया करती है, पीछे की तरफ क्रिया करती है। अब पीछे की तरफ क्रिया करेगी तो यहाँ की वायु है या जमीन है वो क्या करेगी? उसके विपरीत प्रतिक्रिया करेगी, और ये क्रिया है वो कम करती है, लेकिन वो प्रतिक्रिया वो ज़्यादा मान होता है, इसलिए रॉकेट वो आसानी से ऊपर जा सकता है। तो रॉकेट प्रक्षेपण का सिद्धांत है वो गति के तीसरे नियम पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा नियम है संवेग संरक्षण का, और पहला नियम है जड़त्व का नियम। तो रॉकेट में देखना कि ये पीछे से बहुत तेज़ी से आग निकलती है बाहर, और गैस निकलती है बाहर तेज़ी से। वो गैस क्या करती है? वायुमंडल पर या फिर पृथ्वी पर क्रिया करती है, उसके विपरीत वायुमंडल या पृथ्वी वो प्रतिक्रिया करती है, और रॉकेट है वो आसानी से ऊपर जा सकता है। तो गति का तीसरा नियम है रॉकेट प्रक्षेपण का सिद्धांत। इस प्रकार से देखो गति के तीनों नियम हो गए। पहला नियम था, ये देखो गति का पहला नियम जड़त्व का नियम है। ठीक है, जड़त्व किसी वस्तु का गुण होता है, जैसे हम बैठे तो हमारे शरीर में भी गुण है जड़त्व, जो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, तो पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहती है। बस के अचानक चलने पर बैठे लोग पीछे की ओर लगते हैं धक्का, इसी प्रकार चलती हुई बस अचानक रुकती है तो आगे की तरफ धक्का लगता है। बस के ऊपर सामान को बांधा जाता है, आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रॉलर के अंदर बड़े बड़े पत्थर भरे जाते हैं। अब वो ट्रॉलर क्या है, एकदम से ब्रेक नहीं लगाते, जैसे यदि एकदम से ब्रेक लगा दिए तो ट्रॉलर तो आ जाएगा विराम अवस्था में, लेकिन अंदर का पत्थर है वो गतिशील अवस्था में रहेगा, और वो आगे ड्राइवर के कांच को और ड्राइवर का जो कैबिन है उसको तोड़ता हुआ आगे की ओर गिर जाएगा, इसलिए एकदम से ब्रेक नहीं लगाते। दूसरा नियम है संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। इस प्रकार से सूत्र निकल सकता है F बराबर m है। ठीक है, क्रिकेट का खिलाड़ी कैच पकड़ते समय हाथों को पीछे की ओर करता है, और छलांग लगाते समय रेत की ढेर पर या रुई के गद्दे पर आसानी से लगा सकते हैं, चोट नहीं लगेगी। तीसरा नियम है घोड़ा घोड़ा गाड़ी को खींच सकता है, रॉकेट प्रक्षेपण का सिद्धांत अपन है वो धरती पर चल सकते हैं, वो भी गति का तीसरा नियम है। इस प्रकार से ये गति के तीनों नियम है। ठीक है, धन्यवाद।